हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, पेज नंबर 108 पे जो है। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, 8, 9, 10 एंड 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास यहाँ पर, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, विल इट बी अ स्क्वायर। कह रहा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है और उसका सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री है, तो क्या वो स्क्वायर होगा। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको ज्योमेट्रिक रीजनिंग और कंस्ट्रक्शन की हेल्प से, मेजरमेंट की हेल्प से बताना है। तो देखो, ये तो हमें पता है कि जब चारों साइड्स इक्वल होती है तो वो स्क्वायर भी कहलाता है और रोम्बस भी कहला सकता है, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि और क्या प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बट रोम्बस का हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है ना। तो इसमें क्या हम एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखें, किस तरीके से इसे सॉल्व करें। उसके बाद यहाँ लिखा है इफ अ रोम्बस हैज वन एंगल ऑफ 90। हमको क्वेश्चन में दिया गया था उसका एक एंगल 90 है, सिर्फ बाकी एंगल्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो फिर उसका जो रोम्बस का दूसरा एंगल होगा, अगर मैं यहाँ पर एक रोम्बस ड्रॉ कर दूं, अगर इसका ये वाला एंगल 90 है तो फिर ये वाला भी 90 होगा, और उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब ये 90 है तो फिर ये वाला भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो उसके सारे एंगल्स 90 90 हो गए। और जब सारे एंगल्स 90 होते हैं और उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हमने वो चीज़ यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दी है। इट्स अपोजिट एंगल इज ऑल्सो 90, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल भी 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो है वो रोम्बस के और पैरेललोग्राम के हमेशा 180 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब उसके सारे एंगल 90 हो गए। तो जब सारे एंगल्स 90 और सारी साइड्स इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर कहलाएगा। पर इस आंसर को आपको ज्योमेट्रिकली भी फाइंड करना था, तो कंस्ट्रक्शन से भी। तो चलो, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर दे रखे हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक PQ वाली लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर PQ इसको नाम दे देना है। इस पॉइंट P से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और किस पे बनाना है, PQ के ऊपर। तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल आपका। इसी परपेंडिकुलर पे आपको क्या करना है, एक S पॉइंट मार्क करना है। तो आपको यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का कट लगाना है। कंपास से आप 5 सेंटीमीटर ओपन कर लो, पेंसिल उसमें फिट करके, और यहाँ पर एक आर्क लगा दो 5 सेंटीमीटर का। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको नाम दे देना आप अपना S पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर S को अपना सेंटर ले लेना है। अगेन आपको रेडियस 5 सेंटीमीटर ही रखनी है। एक आर्क ड्रॉ करनी है। कहां पर ड्रॉ करनी है, यहां पर 5 सेंटीमीटर का ही कंपास खुलेगा, एस पे रखना है कंपास का पॉइंट, एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। अब क्यू से आपको क्या करना है, अगेन क्यू पे आपको अपना कंपास का पॉइंट रखना है और एक 5 सेंटीमीटर की एक आर्क यहाँ पर कट लगा देनी है। मतलब 2 आर्क लगेंगी, एक एस पॉइंट से और एक क्यू पॉइंट से, दोनों 5-5 सेंटीमीटर की। उस कटिंग पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दो। तो उसके बाद ये सारे ज्वाइन हो गए, तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल एकदम स्क्वायर शेप की ऐसी फिगर बनेगी। तो PQRS आपका क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। इसकी सारी साइड्स इक्वल है, क्योंकि इसका हर साइड 5 सेंटीमीटर है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो उसका अपोजिट एंगल भी 90 होगा और एडजेसेंट भी 90 होगा, तो इसके सारे एंगल्स भी 90 है। तो वेरिफिकेशन बाय मेजरमेंट आप चेक भी कर सकते हो। दोनों चीज़ आपसे पूछी गई थी कि कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट से बताओ, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट दोनों से बता दी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 और सारी साइड्स इक्वल हो तो वो हमेशा स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, ड्रॉ अ डायगोनल एंड चेक फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आपको हिंट दे रखी है। कह रहा है कि कौन से तरीके का वो क्वाड्रिलेटरल होगा, इज वन इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए। आपसे यहाँ पर कह रहा है इफ अ क्वाड्रिलेटरल
हैज अपोजिट साइड्स इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में करा है कि अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक रीजनिंग हमारे को यहाँ देनी थी, तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं। हिंट में हमें दे रखा था कि आप क्या करो, डायगोनल ड्रॉ करके उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो और कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगाओ। तो वही करते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर ले लिया ABCD, जिसमें मुझे पता है कि जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं। मैंने यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया AC अपना। अब ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ABC और CDA। तो इसमें एक तो मुझे AB इजिकल टू CD मिल गया, एक BC इजिकल टू DA मिल गया, और एक AC दोनों में मुझे कॉमन मिल गया। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे साइड से कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, तो मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर सकती हूँ CPCT की हेल्प से। मतलब BAC ये वाले एंगल को और DCA इस वाले एंगल को इक्वल कह सकती हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स बना देगा ये मेरे। उसी तरीके से अपना ACB ये वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और ये तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स भी होते हैं वैसे देखा जाए तो, है ना। तो ये इसका मतलब ये दोनों साइड मेरी पैरेलल भी है इक्वल के साथ साथ। और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगा के ये भी प्रूव कर दिया कि जब ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं, CPCT से भी इक्वल हो रहे हैं और वैसे ऑल्टरनेट एंगल से भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स मेरी पैरेलल होंगी, तभी तो वो इक्वल है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360? Find answer using geometric reasoning as well as constructing this figure and measuring. आपसे क्या कह रहा है, will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360? कह रहा है आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के आपको पता है कि चारों एंगल्स का सम 360 होता है, पर क्या एक एंगल का भी हो सकता है? नहीं, एक का नहीं हो सकता। क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक क्वाड्रिलेटरल, ये 1 2 3 4 साइडेड फिगर है। तो ये वाला एंगल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, मुझे यहाँ इंटीरियर एंगल्स की सिर्फ देखनी है कि उनका सम 360 है या नहीं है। ठीक है, अगर 360 है तो वो क्वाड्रिलेटरल है, नहीं तो नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे येस द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल विल ऑलवेज बी 360। उनका सम जो है वो हमेशा 360 होता है, सबका सम मिला के 360 होता है। मार्क 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब हम यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला है कि कंस्ट्रक्शन की हेल्प से आपको बताना है। मार्क 4 पॉइंट्स ABCD, आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पर मार्क कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेना। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे नहीं होते, अलग अलग होते हैं आगे पीछे, जैसे कि यहाँ पर है ABCD जो है, और उनको ज्वाइन कर देना ताकि एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, उसके बाद अब ज्योमेट्रिक रीजनिंग हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, हमने क्या किया, ABCD को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, ये रहा, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया मैंने, B और D को ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, BAD की, एक साइड वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतना ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर देती हूँ एक बारी। B, A और D। ठीक है, तो अगर मैं अब सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करूं यहाँ पर, तो एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम आपको पता है 360 होता है, सॉरी 180 होता है। एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है एंगल B, और जो ये वाला एंगल है A, और जो ये वाला D एंगल है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। उसी तरीके से अगर मैं इस दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, तो इसमें इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला भी लिख दिया ट्राइंगल का और सेकंड वाला भी। अब मैंने इनको इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन 1 और 2, और दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड किया, राइट साइड को राइट साइड में। तो राइट साइड में 180 मिलके तो मेरे 360 हो ही गए। अब लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर ये वाले दोनों एंगल मिलके पूरा एंगल B हो जाएगा, ये वाले दो एंगल्स मिलके पूरा D हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये, एक ये पूरा ये, एक ये वाला और एक ये वाला। तो वो चारों एंगल्स मेरे पास यहाँ पर आ गए।
तो चारों एंगल्स का सम 360 आ गया। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। क्लियर। तो ये एक तरीके से आपके पास थ्योरम है, प्रूव है, ये आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताना है बट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो स्क्वायर होगा? मस्ट बी अ स्क्वायर, वो स्क्वायर होना चाहिए। देखो जो स्क्वायर है ना वो एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो रेक्टेंगल का एक पार्ट है ना। तो अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर इज अ रेक्टेंगल। अ स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल वेयर ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो वो मस्ट भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो रेक्टेंगल होना चाहिए। स्क्वायर हो भी सकता है, मना नहीं कर रहे, बट मस्ट भी कोई कंपलसरी स्क्वायर हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। कह रहे अगर एक क्वाड्रिलेटरल में 3 राइट एंगल हो तो क्या वो रेक्टेंगल होगा? हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में हमने जाना था कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। जब उसके 3 एंगल्स 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है उसका फोर्थ वाला एंगल भी 90 होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में जान के आए हैं। तो इसका मतलब ये तो ट्रू है, मेरे पास 3 राइट एंगल्स फॉर द फोर्थ टू बी राइट। वो कह गई, ऑब्वियस सी बात है जब 3 राइट है तो फोर्थ वाला तो ऑब्वियस सी बात है राइट होगा ही होगा। तो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 राइट एंगल होते हैं जिसमें वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके डायगोनल्स, उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते बट वो बाइसेक्ट करते हैं। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन द 2 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपने देखा होगा, हमने ये इसकी प्रॉपर्टीज की थी ना डिडक्शंस। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अपोजिट साइड्स हमारे पास 2 इक्वल थी और एक साइड कॉमन आ रही थी उसकी हेल्प से। तो फिर वो क्या बनना था, हमारा पैरेललोग्राम ही बनना था, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाली, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब वहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वो क्या रोम्बस होंगे? नहीं, औरों में भी बनाते हैं, स्क्वायर में, काइट में, सब में बनाते हैं परपेंडिकुलर। खाली वो रोम्बस नहीं कहला सकता, और भी उसमें क्वाड्रिलेटरल आ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको फॉल्स दिया है, क्योंकि स्क्वायर, काइट एंड सम अदर क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो हैव परपेंडिकुलर डायगोनल्स। देयरफॉर having perpendicular diagonals does not necessarily means the quadrilateral is a rhombus। खाली इसी प्रॉपर्टी से आप जज नहीं कर सकते कि वो रोम्बस है, उसकी और प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये स्क्वायर और काइट की भी होती है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, और उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होती है। अभी हम ऊपर के क्वेश्चंस में भी करके आए हैं। तो इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री विच इम्प्लाइज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, एंड द लास्ट वन, नहीं अभी एक और है, उसके बाद टोटल 2 और रह गए। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या वो रेक्टेंगल होगा? हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो 360 को मैं 4 से डिवाइड करके लिख दूंगी हर एक एंगल, जो कि 90 ही आ रहा है। तो जब सारे एंगल्स 90 आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा। क्लियर। आप यहाँ स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर के साथ एक और कंडीशन जुड़ी हुई है, उसकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हम वहाँ स्क्वायर नहीं लगा रहे, और वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, लास्ट वन इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर पैरेललोग्राम। क्या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होता है? आपको याद होगा हमने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एक कंसेप्ट किया था, जिसमें हमारी ये वाली साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स। तो एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैज एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड अ नॉन पैरेलल साइड इक्वल। ये वाली तो मेरी पैरेलल होती है और ये नॉन पैरेलल होती है बट इक्वल होती है, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, उनकी दोनों पेयर हमारे इक्वल होते हैं। ये भी इक्वल, ये दोनों पैरेलल होती है और ये दोनों पैरेलल होती है, दोनों पेयर होते हैं इक्वल्स, एक नहीं होता।
तो इसलिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 to 11 थे जो आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।